नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और उसे कहते हैं मॉडल पोर्टफोलियो। जब भी आप किसी रिसर्च एनालिस्ट की सर्विसेज लेते हैं तो सर्विसेज कई तरह की हो सकती हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो सकती है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है, शॉर्ट टर्म हो सकती है, स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में या तो हम हर महीने या एक रेगुलर इंटरवल पे कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जिसको कहा जाता है मॉडल पोर्टफोलियो। आज हम इसी मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से ये मॉडल पोर्टफोलियो काम करता है, एज एन इन्वेस्टर आप कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं, क्या रिस्क्स और क्या रिवॉर्ड्स इसके साथ इन्वॉल्व हैं। ये सारी बातें डिटेल में हम सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे, यानी कि सेबी मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में क्या बोलते हैं, उनकी क्या रेगुलेशंस हैं और किस तरीके से मॉडल पोर्टफोलियोज को डिजाइन किया जाता है और एक्चुअली में ये चीज होती क्या है। इंडियन इक्विटी मार्केट्स के इवॉल्विंग लैंडस्केप में मॉडल पोर्टफोलियोज एक बहुत पावरफुल टूल इन्वेस्टर्स के लिए निकल कर आए हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च बैक डिसीजन मेकिंग प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ वो अपने इन्वेस्टमेंट्स पे और अपने पोर्टफोलियो पे पूरा कंट्रोल भी मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन सेबी, जो कि हमेशा इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है और मार्केट इंटीग्रिटी का ध्यान रखती है, उन्होंने कुछ बहुत ही क्लियर और स्ट्रिंजेंट रूल्स भी क्रिएट करे हैं रिसर्च एनालिस्ट के लिए, जो कि इन मॉडल पोर्टफोलियोज को ऑफर करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मॉडल पोर्टफोलियोज सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू ही ऑफर किए जा सकते हैं। सेबी की इन सभी रेगुलेशंस के कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, रेगुलेटरी ओवरसाइट। जनवरी 2025 में सेबी ने रिलीज की कुछ डेफिनेटिव गाइडलाइंस मॉडल पोर्टफोलियोज के लिए, जिससे क्लैरिटी आई इसके स्ट्रक्चर में, ऑफरिंग में और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स में भी, जो कि रिसर्च एनालिस्ट को फॉलो करनी होती हैं। जितनी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी के साथ ये सारी कंप्लायंसेस रिसर्च एनालिस्ट फॉलो करेंगे, उतना ही अच्छा प्रोडक्ट या उतना ही अच्छी ऑफरिंग वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मॉडल पोर्टफोलियो होता क्या है। सेबी के हिसाब से मॉडल पोर्टफोलियो रेफर करता है एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज को। इसके अंदर स्टॉक्स हो सकते हैं, ईटीएफ्स हो सकते हैं, रीट्स हो सकते हैं, एनविट्स हो सकते हैं और इस तरह के और प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ये मॉडल पोर्टफोलियोज रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू रिकमेंड किए जाते हैं एक रिसर्च रिपोर्ट के जरिए। इसका हर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक एक स्पेसिफिक वेटेज के साथ होता है। फॉर एग्जांपल, मॉडल पोर्टफोलियो का मतलब हुआ एक बुके ऑफ स्टॉक्स, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, जिसमें हर स्टॉक के होने की कोई रीजन होता है और हर स्टॉक की एक स्पेसिफिक वेटेज होती है, यानी कि टोटल फंड का कितना परसेंटेज उस पर्टिकुलर स्टॉक में रिसर्च एनालिस्ट की तरफ से रिकमेंडेड है। लेकिन इसके साथ साथ एज एन इन्वेस्टर आपका पूरा कंट्रोल अपने पोर्टफोलियो पे रहता है। इसके अलावा हर स्टॉक जो मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जाता है, उसके पीछे एक स्पेसिफिक और बहुत डिटेल्ड रेशनल होगा और एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट भी होगी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर उस रिसर्च रिपोर्ट में या मॉडल पोर्टफोलियो में सिर्फ स्टॉक का नाम लिखा हो और उसकी वेटेज ना लिखी हो, यानी कि ये ना लिखा हो कि इसमें कितना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या रिकमेंडेड है, तो उसे मॉडल पोर्टफोलियो की तरह क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। इसलिए वेटेज एलोकेशन एक डिफाइनिंग एलिमेंट है किसी भी मॉडल पोर्टफोलियो का और इस वेटेज एलोकेशन के बहुत फायदे हैं। इससे रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टर दोनों को क्लैरिटी मिलती है कि किसी भी स्टॉक की वेटेज कितनी रखनी है उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। साथ ही साथ इस एलोकेशन का या इस वेटेज का क्या रीजन है। अगर किसी स्टॉक के लिए 3% या 4% की एलोकेशन रखी गई है तो वो किस वजह से रखी गई है, सभी स्टॉक्स की बराबर एलोकेशन है या हर स्टॉक की अलग एलोकेशन है, वो एलोकेशन किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये बात भी मॉडल पोर्टफोलियो में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इस मॉडल पोर्टफोलियो के कुछ मैंडेटरी कंपोनेंट्स भी हैं, यानी कि ये बातें तो वो हैं जो कि मस्ट हैं, उस मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड होनी ही चाहिए। सेबी ने इस बात को क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ डिफाइन किया है। किसी भी मॉडल पोर्टफोलियो के लिए कुछ कंपलसरी एलिमेंट्स इस तरीके से हैं। सबसे पहली, रिसर्च रिपोर्ट, जो कि एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड रिसर्च रिपोर्ट होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ उस कंपनी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया या बिना किसी रेशनल के, बिना किसी रेफरेंस के, बिना ठीक से उस डेटा को वेरीफाई करे कहीं से भी लिख दिया गया। रिसर्च रिपोर्ट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉडल पोर्टफोलियो के हैं, यानी कि जितने भी स्टॉक्स उस मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड किए गए हैं, सबके बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट होनी चाहिए। रिकमेंडेड वेटेजेस तो होनी ही चाहिए हर अलग अलग स्टॉक के लिए। साथ ही साथ हर स्टॉक का इन्वेस्टमेंट का रीजन और उसके बारे में इनसाइट्स, यानी कि उसकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर को बिलोंग करती है, उस सेक्टर में किस तरीके से डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, कंपनी में क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स भी, फाइनेंशियल्स भी, और आने वाले समय में किस तरीके से ये सेक्टर आगे जा सकता है, ये सारी इनसाइट्स उस रिसर्च रिपोर्ट में होनी चाहिए। जब ये रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जाती है तो इस रिसर्च रिपोर्ट का स्टॉक के हिसाब से साइज अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी स्टॉक के बारे में ज्यादा बात हो करने के लिए, किसी स्टॉक के बारे में कम बात हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेबी हर स्टॉक के बारे में ऑब्जेक्टिवली जितनी इंफॉर्मेशन कवर की जा सकती है, मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की, वो सारी उस रिपोर्ट में कवर होनी चाहिए।
एक समराइज्ड वर्जन भी मॉडल पोर्टफोलियो का देना जरूरी है, यानी कि रिसर्च रिपोर्ट अगर हम हर स्टॉक की अलग अलग पढ़ेंगे तो वो काफी लेंथी हो जाती है, लेकिन एज अ समरी भी हमें पूरा मॉडल पोर्टफोलियो 1 या 2 पेजेस में दिखाई देना चाहिए, जहां पे हर स्टॉक का नाम हो, उसकी बाइंग रेंज हो, उसकी परसेंटेज एलोकेशन हो और उसके बाद उसकी रिसर्च रिपोर्ट इंक्लूड की जा सकती है। इससे इन्वेस्टर्स को एट अ ग्लांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ होल्डिंग्स में फायदा मिलता है, यानी कि अगर हम सिर्फ उन्हें 1-2 पेजेस को भी देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इस मॉडल पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उनकी क्या रेंजेस थी और कितनी एलोकेशन के साथ उन स्टॉक्स को इस मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया गया था। मेथोडोलॉजी के लिए एक कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज करा गया है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। जब भी हम मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो वो किसी ना किसी फ्रेमवर्क पे बेस्ड होता है। वो फ्रेमवर्क फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है, क्वांटिटेटिव मॉडल्स हो सकता है या फिर कोई थीमेटिक अप्रोच भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडल पोर्टफोलियो किसी एक पर्टिकुलर थीम या एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बेस्ड हो सकता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे बेस्ड हो सकता है, ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड हो सकता है या इस तरह के और थीम्स पे वो मॉडल पोर्टफोलियो बेस्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा यानी कि RaghavResearch.com पे जो मॉडल पोर्टफोलियो है वो पूरा बेस्ड है ग्रोथ के थीम पे, यानी कि उसमें वही स्टॉक्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि आगे चल के एक हाई ग्रोथ फेज ले सकते हैं। इसलिए उस मॉडल पोर्टफोलियो का नाम रखा गया है प्रीमियम मल्टी बैगर मॉडल पोर्टफोलियो, यानी कि एक ऐसा मॉडल पोर्टफोलियो जो कि मल्टी बैगर थीम पे बेस्ड है। साथ ही साथ उसमें हर बात क्लियरली मेंशन की गई है कि इसमें किस मार्केट कैप की कंपनीज को इन्वॉल्व किया गया है। ऑब्वियसली अगर हम ग्रोथ स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पे हमें स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज ही लेनी होती है, बट ध्यान रहे किसी भी तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और पुराना कोई भी परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी या एश्योरेंस नहीं दे सकता। इसके बाद आती है लेबलिंग और नेमिंग। किसी भी पोर्टफोलियो पे एक क्लियर लेबल होना चाहिए कि उस पोर्टफोलियो का टाइप क्या है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, थीमेटिक, एग्रेसिव स्मॉल कैप, इस तरह के और थीम्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि RaghavResearch.com पे जो मॉडल पोर्टफोलियो है वो एक एग्रेसिव स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है। इसमें इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए और वो ऑब्जेक्टिवली समझ के चूज कर सकते हैं अपनी रिस्क एपेटाइट के बेस पे कि उन्हें किस मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना है, या किसी भी एक पर्टिकुलर मॉडल पोर्टफोलियो को वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट कम्स द इन्वेस्टमेंट होराइजन। रिसर्च एनालिस्ट को अपने मॉडल पोर्टफोलियो में हर स्टॉक के लिए एक मिनिमम होल्डिंग पीरियड भी रिकमेंड करना होगा। अगर कोई मिनिमम होल्डिंग पीरियड है या होल्डिंग पीरियड की कोई रेंज है तो वो भी वहां मेंशन करनी होगी हर स्टॉक के साथ। फॉर एग्जांपल, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ज्यादातर स्टॉक्स की होल्डिंग पीरियड 3 to 5 ईयर्स होता है। कुछ स्टॉक्स में वो 5 ईयर से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि क्लाइंट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस को पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के साथ क्लियरली अलाइन कर सके। फॉर एग्जांपल, RaghavResearch.com का मॉडल पोर्टफोलियो एक स्मॉल कैप एग्रेसिव ग्रोथ पोर्टफोलियो है, साथ ही साथ वो एक लॉन्ग टर्म थीम पे बेस्ड है, यानी कि वहां पे एवरेज होल्डिंग पीरियड सभी स्टॉक्स का 5 साल रहेगा। अगर इसमें कोई भी चेंज होता है तो वो मॉडल पोर्टफोलियो में अपडेट कर दिया जाएगा। यहीं से हम आते हैं रिव्यू एंड अपडेट मैकेनिज्म पे। हर मॉडल पोर्टफोलियो का एक प्री डिफाइंड शेड्यूल होगा कि उसको कब रिव्यू करा जाएगा, कब रीबैलेंस करा जाएगा। हो सकता है उसे मंथली रीबैलेंस किया जाए, क्वार्टरली किया जाए, हाफ ईयरली किया जाए, या किसी भी तरीके से जो भी प्री डिसाइडेड ड्यूरेशन है रिसर्च एनालिस्ट द्वारा उस हिसाब से उसको रिव्यू और रीबैलेंस करना होगा। फॉर एग्जांपल, हमारा मॉडल पोर्टफोलियो हर 15 दिन में रिव्यू किया जाता है और कम से कम उसमें एक नया स्टॉक हर महीने ऐड किया जाता है। ये बातें क्लियरली मेंशन करना हर मॉडल पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चेंज जो मॉडल पोर्टफोलियो में किया गया हो, चाहे वो रीबैलेंसिंग हो या कोई नया स्टॉक ऐड किया गया हो, वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड होना चाहिए और बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत क्लियरली कम्युनिकेट भी होना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिस्क डिस्क्लोजर्स। ट्रांसपेरेंट और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क वार्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वार्निंग्स प्रोमिनेंट होनी चाहिए, अपफ्रंट होनी चाहिए और साथ ही साथ मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, वोलेटिलिटी रिस्क, ये सारे रिस्क भी कवर होने चाहिए। इसके साथ साथ सेक्टोरल या मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क अगर कोई भी उस पर्टिकुलर कंपनी से या उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम से कनेक्टेड है तो वो भी वहां क्लियरली मेंशन होने चाहिए। अगर किसी भी मॉडल पोर्टफोलियो में ठीक से रिस्क डिस्क्लोजर्स मेंशन नहीं किए गए हैं तो वो मॉडल पोर्टफोलियो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये समझने में दिक्कत हो सकती है कि जो रिवॉर्ड्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं या जो पोटेंशियल रिवॉर्ड्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसके साथ साथ कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं। अब एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि मॉडल पोर्टफोलियो को किस बेंचमार्क के सामने कंपेयर किया जाएगा। मॉडल पोर्टफोलियो तो बन गया, उसके अंदर 10, 20, 50 जितने भी स्टॉक्स हैं धीरे धीरे करके वो इंक्लूड हो गए, लेकिन इस मॉडल पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे? तो मॉडल पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को हमेशा एक रेलेवेंट बेंचमार्क इंडेक्स के सामने कंपेयर करना होता है। ये इंडेक्स निफ्टी 50 हो सकती है, निफ्टी 500 हो सकती है, BSE स्मॉल कैप, निफ्टी IT, निफ्टी ऑटो, डिपेंडिंग अपॉन द पोर्टफोलियो थीम। फॉर एग्जांपल, अगर मॉडल पोर्टफोलियो ऑटो थीम पे है तो उसे
निफ्टी ऑटो से कंपेयर करना या उसके साथ बेंचमार्क करना ठीक रहेगा। अगर एक स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक थीम पे बेस्ड है तो उसे बीएससी स्मॉल कैप या किसी और स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ बेंचमार्क करना ठीक रहेगा, ताकि एक ऑब्जेक्टिव वे में पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडल पोर्टफोलियो की शुरुआत कब हुई थी। ये डेट्स भी मॉडल पोर्टफोलियो पर हमेशा मेंशन्ड होती हैं, कब कब उसको रीबैलेंस किया गया, कब कब उसे रिव्यू किया गया। इसलिए जब भी हम किसी भी मॉडल पोर्टफोलियो को उसकी बेंचमार्क इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो इस ड्यूरेशन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मॉडल पोर्टफोलियो कब शुरू हुआ था और किस डेट पे हम उसको मेजर कर रहे हैं। Then comes the audit and compliance. Model Portfolio Framework SEBI RA regulations की audit compliances के अंडर पूरी तरीके से सब्जेक्ट है। किसी भी रिसर्च एनालिस्ट को जो मॉडल पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं उन्हें एक डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कंप्लायंसेस पूरी तरीके से फॉलो हो सके। कब उस मॉडल पोर्टफोलियो को शुरू किया गया था, किस डेट पे कौन सी रिसर्च या कौन सा नया स्टॉक उसके अंदर इंक्लूड किया गया था, किस स्टॉक से एग्जिट रिकमेंड की गई थी, कब कब उसको रीबैलेंस किया गया था, कब कब उसको रिव्यू किया गया था। इससे एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म रहता है। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को भी इस बात की पूरी श्योरिटी रहती है कि जिस रिसर्च एनालिस्ट ने भी ये मॉडल पोर्टफोलियो रिकमेंड किया है वो टाइम टू टाइम इसको रिव्यू भी कर रहे हैं, रीबैलेंस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार मॉडल पोर्टफोलियो बना के छोड़ दिया गया और उसके बाद उसमें कोई भी रीबैलेंसिंग या रिव्यू नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि राघव रिसर्च का जो प्रीमियम मल्टी बैगर मॉडल पोर्टफोलियो है उसे हर 15 दिन में रिव्यू किया जाता है और कम से कम एक नया स्टॉक उसमें हर महीने ऐड किया जाता है। हर स्टॉक के साथ एक प्रॉपर एलोकेशन मेंशन की जाती है, रिस्क डिस्क्लोजर्स हैं और इस मॉडल पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ बेंचमार्क किया जाता है। सेबी की इन सारी रेगुलेशंस को जब हम फॉलो करते हैं तब हम एक ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर फ्रेंडली मॉडल पोर्टफोलियो पे पहुंच पाते हैं, जहां पे सारी रेगुलेशंस का ध्यान रख के ही, सारे रिस्क्स को डिस्क्लोज करके ही किसी भी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को बनाने का अवसर मिलता है। ऑब्वियसली ये अपडेट्स आपको तभी मिलती हैं जब आप मॉडल पोर्टफोलियो में सब्सक्राइब्ड हैं। Then we come to disclosures and client consent. किसी भी मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करने से पहले रिसर्च एनालिस्ट को पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशंस का। जैसे कि जब आप राघव रिसर्च पे जाते हैं और आप किसी भी सर्विस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वहां पे आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने का एक बटन आता है। जब आप उन कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद ही आप किसी भी सर्विस को परचेज कर सकते हैं। इससे आपको एक्सप्लिसिटली और बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सेबी के हिसाब से जो कि रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टर के बीच में होनी चाहिए। नेचर ऑफ रिसर्च सर्विसेज, रिस्क्स एसोसिएटेड और क्लाइंट्स के क्या राइट्स हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं वो भी वहां क्लियर हो जाता है। इससे इन्वेस्टर के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं और बिना पूरी नॉलेज के वो किसी भी सर्विस में एनरोल नहीं होते। एज एन इन्वेस्टर आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी डेटा वेबसाइट पर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका पैन नंबर है, फोन नंबर, ईमेल, ये सब बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ये डेटा किसी भी और कंपनी के साथ शेयर नहीं किया जाता। सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से हर क्लाइंट का एक ई-केवाईसी होना चाहिए और साथ ही साथ एक टर्म्स एंड कंडीशंस भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, तभी ये सर्विसेज आगे बढ़ सकती हैं। रिसर्च रिपोर्ट बैकिंग। मॉडल पोर्टफोलियो रिकमेंडेशंस कैजुअल या एड हॉक नहीं हो सकते, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि रैंडमली किसी भी स्टॉक को इंक्लूड या एक्सक्लूड किया जाए। मॉडल पोर्टफोलियो में जितने भी आइडियाज होंगे, जितने भी स्टॉक्स होंगे, उन्हें रिसर्च रिपोर्ट से सपोर्ट करना होगा। ये रिपोर्ट सर्व करेगी एज एन एविडेंस ऑफ एनालिसिस, वैल्यूएशन, रिस्क असेसमेंट और इन्वेस्टमेंट थीसिस, यानी कि किस वजह से उस स्टॉक को वहां पे इंक्लूड किया गया है, क्या रिस्क इस स्टॉक के साथ इंक्लूडेड हो सकते हैं, क्या वैल्यूएशन इस पर्टिकुलर कंपनी की है और पूरी तरीके से एनालिसिस यहाँ की भी गई है या नहीं। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है जो कि टाइम टू टाइम सेबी को फर्निश करना होता है। फाइनली सेबी ने ये सब कुछ क्यों किया? सेबी मॉडल पोर्टफोलियो गाइडलाइन से काफी सारी बातें इंश्योर होती हैं। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन। सब रिसर्च एनालिस्ट को एक ही फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर्स को एग्जैक्टली पता है कि वो क्या चीज खरीद रहे हैं, किस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो कि मिलता है रिस्क डिस्क्लोजर से, ताकि किसी भी तरह के अनड्यू सरप्राइजेस प्रिवेंट हो सके। अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट कंप्लायंसेस इंश्योर करती हैं कि किसी भी तरह की शेडी प्रैक्टिस ना हो सके। इससे इन्वेस्टर्स को हाई क्वालिटी रिसर्च मिलती है इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट और रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशनली ऑफर कर सकते हैं मॉडल पोर्टफोलियोज विद इन रेगुलेटरी बाउंड्रीज। सेबी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं जो कि रिकमेंड किए गए हैं, जहां पे एक तरफ मॉडल पोर्टफोलियो आपको हेल्प कर सकता है स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग में, लेकिन ये मॉडल पोर्टफोलियोज रिस्क फ्री नहीं होते। स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, मार्केट्स वॉलेटाइल रह सकते हैं, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप्स में लिक्विडिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आपके
पोर्टफोलियो रिटर्न्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म में ये इंपैक्ट्स कम हो जाते हैं। साथ ही साथ पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी तरह के फ्यूचर रिटर्न्स को गारंटी नहीं कर सकती और ये बहुत एडवाइजेबल है कि आप एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर को हमेशा कंसल्ट करें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। ओवरऑल सेबी 2025 मॉडल पोर्टफोलियो गाइडलाइंस एक वाटरशेड मोमेंट रिप्रेजेंट करती हैं भारत की इन्वेस्टमेंट रिसर्च स्पेस में। पहली बार इन्वेस्टर्स को मिलती है स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड मॉडलिंग अपने पोर्टफोलियोज के लिए। रिसर्च एनालिस्ट ऑफर कर सकते हैं मॉडल पोर्टफोलियोज विदाउट क्रॉसिंग इनटू इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी टेरिटरी और साथ ही साथ सेबी इंश्योर करता है कि इंडस्ट्री एथिकल, ऑडिट रेडी और इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को मेंटेन करे। सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए ये ओपन अप करता है नए एवेन्यूज ताकि वो रिसर्च बैक्ड, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें जिसमें सारे रिस्क्स, सारी रिसर्च और सारी एनालिसिस आपके सामने होती है। ये सारी बातें थी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट द्वारा दिए जाने वाले मॉडल पोर्टफोलियो से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस मॉडल पोर्टफोलियो से रिलेटेड हैं तो प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। हम अगली वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।